हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचौर के यूट्यूब चैनल पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। डिस्कस करने वाले हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा की। अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? किसी भी गैसीय परमाणु के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जो एनर्जी हम उसको देते हैं, उस एटम को, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो भी एनर्जी हम उनको देंगे उनकी गैसीय स्टेट में, वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या होता है, देखो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो आप देखो, सपोज करो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस बाह्यतम कोश की होगी उतना ही इस न्यूक्लियस का इस बाह्यतम कोश पर अट्रैक्शन कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो अंदर की ओर इस इलेक्ट्रॉन के लिए कहें कि अगर अंदर की ओर अट्रैक्शन कम है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, दूर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी का मतलब है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अभी नेक्स्ट टाइम पर क्या हो, सपोज करो ये रहा आपका न्यूक्लियस और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में ही है। अभी इसको निकालना हो तो इसको निकालने के लिए क्या होगा? देखो अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब इस बात से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस से अगर बाह्यतम कोश की दूरी ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, वो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है। और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगली बार देखो, अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम कब होगी? जब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूं आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस के बीच में, तो एक रिलेशन बन सकता है। कैसा? हम बता सकते हैं कि द न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। नाभिकीय आकर्षण या जो नाभिकीय आवेश होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, और एटॉमिक रेडियस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। तो अभी देखो, अगर हम 3D से 4D में जा रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो 3D टू 4D जाने पर क्या हो रहा था? 3D से जब हम 4D में जा रहे थे, 3D से 4D में जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी? एटॉमिक रेडियस एनकरेज कर जा रही थी, अगर आपको पता हो। पता है ना, क्योंकि कोष बढ़ रहे थे। अभी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियस से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाएगी, और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ने पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगी? आपकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जब हम 3D से 4D में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर हम 4D टू 5D जाने की बात करें तो आपको एक बात तो पता होगी, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस तो कांस्टेंट रहती है। ये तो आपको पता ही, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको। एटॉमिक रेडियस जो होगी, या एटॉमिक रेडिया भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एटॉमिक रेडिया या रेडियस जो होगी वो तो आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है यहाँ पर। अब अगर एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस अगर कांस्टेंट है, रेडिया रेडियस में थोड़ा सा फर्क होता है। रेडियस केवल सिंगल पार्टिकल्स के लिए हम लिखते हैं, सिंगल एटम के लिए, और बहुत ज्यादा एटम होते हैं तो रेडिया लिख देते हैं ना। तो कोई बात नहीं, फील आना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। तो परमाणु त्रिज्या का मान तो कांस्टेंट रहता है। इट मींस दैट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कोष बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोष बढ़ने से इतने इफेक्ट नहीं आ रहे थे जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वहां पर इफेक्टिव होता है। क्यों होता है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव? क्योंकि वहां पे 4f का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कहा था ना। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम 4D से 5D जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
3D से 4D घटती है, 4D से 5D बढ़ती है। यहां क्यों घटती है? यहाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, कोस बढ़ने के कारण यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। दैट्स व्हाई यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। एक और बात करने वाला हूं मैं आपको, कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ देता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपसे पूछ ले जिंक और कॉपर में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपसे, ठीक है। जिंक और कॉपर आपको दे देगा। अब इन दोनों में पूछेगा फर्स्ट, सॉरी पूरा लिख देता हूं, प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा है? तो मैं आपको बता देता हूं, प्रथम आयनन ऊर्जा तो जिंक की ज्यादा होती है कॉपर से। और अगर द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें कि द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूं कॉपर की ज्यादा होती है जिंक से। अब आप पूछ रहे हो सर ऐसा क्यों, तो आपको डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं हम। देखो अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, पूर्ण पूरित कक्षक है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होती है। कॉपर में क्या होता है? कॉपर में 3d में 10 तो होता है लेकिन 4s में 1 होता है। अब कॉपर क्या चाहेगा? कॉपर चाहेगा कि इसका जो अंदर वाला कोष है 3d, तीसरा वाला कोष है, उसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन रहे ताकि ये फुल फील्ड हो जाए। तो इसीलिए ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन जिंक में क्या होता है? जिंक में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीटली फील्ड है, s में 2 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। तो फुल फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होगा। दैट्स व्हाई इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है? कॉपर का अंदर वाला जो 3d वाला है वो फुल फील्ड है, तो ये चाहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाए ताकि ये वाला इसका फुल फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड सबसेल रह जाए, डी वाली है ना, कोस कहें तो 3d कोस जो है वो फुलफिल हो जाए, यूं भी कह सकते हैं हम। अब होता क्या है, ये पूर्ण पूरित कक्षक थी, ये पूर्ण पूरित नहीं थी, इसके अंदर वाली पूर्ण पूरित थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। अब जब इन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो थी आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसलिए तो मैंने लिखा है जिंक की कॉपर से ज्यादा होती है। अब देखो इन पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, तो इसका बन जाएगा आपका 3d10 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया। और कॉपर का बन जाएगा 3d10 4s में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। अब इसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाए ताकि इसका ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। लेकिन कॉपर के पास तो पहले से ही अब क्या हो चुका है, फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये नहीं चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन जाए कहीं भी। दैट्स व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है? कॉपर की ज्यादा हो जाती है जिंक से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बता दी है। 3d से 4d में जाने पर क्या होता है, 4d से 5d में जाने पर क्या होता है, वो सब मैंने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया यहाँ पे। और ये बात भी मैंने डिस्कस कर ली है कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपसे पूछे तो आपको इस प्रकार से उसके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मेटालिक करैक्टर पर चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की या मेटालिक प्रॉपर्टीज की। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, सारे के सारे धातु हैं, सभी की सभी धातु हैं। और धातु होने के साथ साथ ये बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी में क्रिस्टलाइज भी रहती हैं, ठीक है। बीसीसी में भी क्रिस्टलीकृत होती हैं, एफसीसी में भी क्रिस्टलीकृत होती हैं और एचसीपी में भी क्रिस्टलीकृत होती हैं। डी ब्लॉक की सभी मेटल्स क्या होती हैं? धातु होती हैं, और वो बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी में क्या होते हैं? क्रिस्टलीकृत होती हैं। इसके बाद एक सबसे बेस्ट पॉइंट आता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिस मेटल में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मेटालिक बॉन्ड की, धात्विक बंध की जो स्ट्रेंथ होगी, जो मजबूती होगी, वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जो याद रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ
मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस मेटल में होंगे उसकी मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्कैंडियम से चलते हैं। स्कैंडियम में 3d1 एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। टाइटेनियम में 3d2 दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, क्योंकि 4s के तो कंप्लीटली फिट हो गए। वैनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अयुग्मित। अब आप सोच रहे होंगे सर 6 कैसे होंगे, 3d5 4s1। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्कैंडियम टू क्रोमियम जाते हैं, जब हम स्कैंडियम टू क्रोमियम जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है, देखो ऊपर का साइन। और जब आप क्रोमियम से आगे जिंक तक जाते हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीज में 5 रह जाएंगे। आगे बढ़ो, आयरन में कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। आगे बढ़ो, कोबाल्ट में 3 रह जाएंगे। और आगे बढ़ो, कॉपर में थोड़ा इंक्रीज कर जाएंगे, 2 रह जाएंगे, लेकिन 3 से 2 ही तो रहेंगे ना। आगे जाकर के जिंक में भी 2 ही रह जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है 1 2 3 सीधे 6 हो रही है, फिर 5 4 3 और 2 आ जा रही है। यानी कि पहले बढ़ रही है, बाद में क्या हो रही है, घट रही है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ रहे हैं, बाद में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएंगी। स्कैंडियम टू क्रोमियम देखो ना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, 3d5, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप सोच लो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड यही तो है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते कोई भी। अभी पूरी की पूरी काउंट करके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया, आप बना के देख लो। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए स्कैंडियम टू क्रोमियम हम जाएंगे तो पहले मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। दैट्स व्हाई मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें कलर पढ़ने हैं, क्योंकि ये इनके क्या है, गुण है, इनके अभिलक्षण है कि ये कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, अंतराकाशी यौगिक बना सकते हैं, इनमें उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है इनमें। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है कि ये कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ साथ ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक के गुण भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अंतराकाशी यौगिक बनाने की इनमें क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमें इनके बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे हम शो करते हैं। मिश्र धातु बनाने की इनमें क्षमता पाई जाती है। वो सारे के सारे जो इनके गुण हैं उनके बारे में हम अब आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो जस्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू।